चलिए तो कल जो क्वेश्चन टेक्निकली वजह से रह गया था वो हम दोबारा कर लेते हैं आज। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ फॉलोइंग सेल। सेल हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, निकल सॉलिड फॉर्म एजी प्लस एक्वस फॉर्म। कन्वर्ट क्या हो रहा है, निकल सॉलिड टू निकल +2 और एजी प्लस कन्वर्ट टू एजी। एक बात देखिए, निकल का यहाँ चार्ज कितना है, 0, हो कितना रहा है, +2, यानी कि इंक्रीज इन पॉजिटिव नंबर, ऑक्सीडेशन है। यहाँ देखिए +1, यहाँ के कितना हो रहा है, 0, इसका मतलब डिक्रीज इन पॉजिटिव नंबर, रिडक्शन है। याद हो गया। अब देखिए हमें एक चीज़ हमें पहले से पता है कि एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर रिडक्शन होता है। तो यहाँ अगर अपन देखें तो ऑक्सीडेशन निकल रोड पे हो रहा है, तो ये एनोड है और ये जो रिड्यूस हो रहा है किस पर, एजी रोड पर, तो एजी रोड यहाँ कैथोड है। एक जानकारी आपको होगी शायद कि हमें ईएमएफ निकालना है तो फ्रॉम नेर्नेस्ट इक्वेशन। इसके प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है, कोई इसको नेर्नेस्ट बोलता है ना, कोई इसको नर्स्ट इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नर्स्ट इक्वेशन। तो फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। क्या कहती है नर्स्ट इक्वेशन, ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस, अब देखिए दो कंडीशंस पे था, एट एनी टेम्परेचर और एट 298 केल्विन टेम्परेचर। यहाँ टेम्परेचर नहीं दे रखा, इसका मतलब 298 है, तो 0.059/n log। अब सुनिए, हमने नेर्नेस्ट को या नस्ट को जब पढ़ा था तो हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। उनमें एक हमने पढ़ा था प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइड बाई रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। हमने ये भी पढ़ा था एनोड कंसंट्रेशन डिवाइड बाई कैथोड कंसंट्रेशन। अब एनोड कौन है यहाँ, निकल सॉलिड, इसकी कोई कंसंट्रेशन नहीं लिखेंगे, 1 है, तो निकल का सेकंड पार्ट ये रहा, इसकी लिखेंगे। अगर ऐसे समझ में नहीं आता तो प्रोडक्ट से लिख दो। प्रोडक्ट से कैसे, ये दो प्रोडक्ट है तो यहाँ लिख देता हूँ मैं Ni+2 कंसंट्रेशन। Ag नहीं लिखा बिकॉज ऑफ सॉलिड फॉर्म, कंसंट्रेशन कंसिडर्ड एज 1 अपॉन रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट में भी एक पार्ट तो सॉलिड है, उसको छोड़ दिया हमने, एक पार्ट ये रहा, लगा दिया। अब इसके कितने मोल यूज हो रहे हैं, 2, तो मोल आर यूज एज पावर, तो ये लिख दिया। सोल्व करके लाएं, ई नोट सेल दे रखा है 1.05 माइनस 0.059 अपॉन n। अब देखिए n है ना, इसको भी अपन चेंज कर लेते हैं। n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन सेल रिएक्शन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन सेल रिएक्शन। अब देखिए निकल क्या बना रहा है, +2, 0 से +2, हाउ मच इलेक्ट्रॉन रिलीज्ड, 2। Ag प्लस Ag हाउ मच गेन, 1, और 1 बाई ईच, ये कितने हैं, 2, तो टोटल हो गए 2। तो टोटली अपन देखें तो इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व 2, निकल 2 दे रहा है, सिल्वर 2 ले रहा है, तो 2 लोग निकल +2 की कंसंट्रेशन है 0.160 डिवाइड बाई 0.002 का स्क्वायर। सीधे सोल्व कर लीजिए, 1.05 माइनस 0.059 अपॉन 2 लोग, इसको सोल्व करिए तो ये होगा 160 10⁻³ अगर मैं इसको देखूँ तो ये हो गया 2 × 10⁻³, उसका स्क्वायर करें तो 4 × 10⁻6। सोल्व करके लाएंगे तो क्या आएगा, ये 40, ये ऊपर चले जाएंगे तो कितने जाएंगे, प्लस का 3, तो ये आया 40 × 10⁻3। तो इसको कर देते 1.05 माइनस 0.059 अपॉन 2 लोग 4 × 10⁻4। ठीक है। अब देखिए इसको अपन कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। तो ई सेल इक्वल टू 1.05 माइनस 0.059 अपॉन 2 लोग 4 प्लस लोग 10⁻4। इसकी वैल्यू आप जानते हो ना, लोग 4 का वैल्यू होता है 0.6020 और लोग 10⁻4 का होता है 4। कैसे होता है पता ना, इसको अपन ऐसे लिखते हैं 4 log 10, log 10 का वैल्यू 1, पावर को पीछे ले आएंगे ना 4 log 10, तो यहाँ वैल्यू रख देते हैं 1.05 माइनस 0.059 अपॉन 2 0.6020 प्लस 4
एग्जैक्ट 4 आएगा। सोल्व करके लाइए। 1.05 माइनस 0.059/2 इंटू 4.6020 वोल्ट। आगे मैं सोल्व नहीं करने वाला, आगे आप सोल्व कर लेंगे। इसको मैथमेटिकली सोल्व ही करना है। तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये कल रह गया था ना, पिछले वीडियो में ये नहीं आया था, तो आज हमने इसको देख लिया। कोई टिपिकल सब्जेक्ट ये है नहीं। चलें आगे, आज का टॉपिक अपन लिखेंगे। आप नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है हमारा मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाफ सेल का होता है, आप जानते हो ना। तो आज हम वही पढ़ने वाले हैं, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हेडिंग लगा देंगे, कैलकुलेशन बोलते हैं, एक ही बात है। तो अब हम वही करने वाले हैं, मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल। उसको आपने क्या नाम लिखा था? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये हमारी हेडिंग हो गई, मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अच्छा एक बात बताओ, पूरे सेल के पोटेंशियल को क्या बोलेंगे? सेल पोटेंशियल। क्या बोलेंगे? सेल पोटेंशियल। एक हमने इसको ईएमएफ भी बोला है। देखो मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दुरुस्त कर दूँ, वो ये बता देता हूँ मैं आपको, करना नहीं है पर मैं बता देता हूँ। हम तो बोर्ड क्लास की बात करते हैं, उस बिहाफ पे तो नहीं करेंगे, पर बोर्ड की जो हमारी एनसीईआरटी बुक है उसमें तो ईएमएफ को ही सेल पोटेंशियल लिखा गया। ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को ही क्या लिखा गया? सेल पोटेंशियल। पर रियलिस्टिक अगर बात करें तो सेल पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा ईएमएफ से थोड़ी कम होती है। और ये बात हमने कहाँ पढ़ी थी? पोटेंशियल डिफरेंस में, कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो हमेशा ईएमएफ से थोड़ा कम होता है। ठीक है, तो मन में कई बार क्वेश्चन आता है, सर पोटेंशियल डिफरेंस, सेल पोटेंशियल, ईएमएफ, ये तो 3 वर्ड हो गए। तो देखिए ओरिजिनली अगर अपन बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस ही सेल पोटेंशियल है। क्यों? सेल पोटेंशियल कैसे निकालते हो? पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड्स एनोड एंड पोटेंशियल ऑफ कैथोड, और उन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं, वो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है या सेल पोटेंशियल है। कब? जब हम उसमें करंट फ्लो कर रहे हैं, एट द मेजरमेंट टाइमिंग हम उसमें करंट फ्लो करते हैं। ईएमएफ जब कैलकुलेट करते हैं तो उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होता है। हालांकि हम लोग बोलचाल की लैंग्वेज में ईएमएफ को ही क्या बोल देते हैं? सेल पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि इसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, जो ईएमएफ की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, वो ऑलमोस्ट नियर होती है सेल पोटेंशियल की। तो हम लोग जब न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं तो ई सेल यानी सेल पोटेंशियल की वैल्यू और ईएमएफ की वैल्यू सेम लिख देते हैं। इसलिए हम लोग ईएमएफ या ई सेल दोनों शब्द यूज कर लेते हैं, किसमें? न्यूमेरिकल्स में। पर थ्योरेटिकली इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि सेल पोटेंशियल इज पोटेंशियल डिफरेंस। अगर मैं थ्योरेटिकली करेक्ट पढ़ाऊँ तब की बात है कि सेल पोटेंशियल इज पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन करंट फ्लो इन द सर्किट, बट ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन नो करंट फ्लो इन द सर्किट। तो करंट फ्लो नहीं होता तब ईएमएफ होता है, बाकी टाइम पे ये पोटेंशियल डिफरेंस या सेल पोटेंशियल होता है। पर मैं फिर कह दूँ न्यूमेरिकली इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि वैल्यूज बहुत नियरेस्ट होती है, इसलिए डिफरेंस नहीं होता। मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखो हम लोगों ने एक जानकारी है, आप सबको पता है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ईपी ये 2 प्रकार के होते हैं ना, एक आरपी एक ओपी, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। मुझे याद है, आपको भी याद आएगा कि हमने गैल्वेनिक सेल में एक एग्जाम्पल पढ़ा, डेनियल का पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि एक कंटेनर लिया, उसमें एक मेटल की रोड थी, है ना, और उसमें उसी मेटल का सॉल्यूशन फिल कर दिया। करेक्ट कह रहा हूँ मैं? यही पढ़ा था ना। इसमें देखो एक बात, ये मेटल की रोड जब डेनियल है तो जिंक की है, अदर देन ये किसी भी मेटल की हो सकती है, पर डेनियल है तो जिंक के। और कोई गैल्वेनिक होता तो किसी की भी होती। पर इस हाफ सेल से करंट फ्लो नहीं होता, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होती, क्योंकि इसमें रिएक्शन नहीं हो रही। इसको किसी सोर्स के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। सोर्स क्या लिया हमने? सेकंड हाफ सेल। इसमें हमने किसकी रोड ली? कॉपर की, और सॉल्यूशन भी कॉपर का। कैसे? जैसे यहाँ सॉल्यूशन भर दिया ZnSO4 और यहाँ सॉल्यूशन भर दिया कॉपर सल्फेट CuSO4। फिर हमने क्या किया? दोनों को बैटरी मीटर से इनसे कनेक्ट कर दिया। ये क्या था? अभी भी सेल पूरा नहीं हुआ, इसके लिए हमने क्या किया? इनको पूरा करने के लिए
ये कौन है? सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज में यहाँ कॉटन लगा होता है जिससे आयन फ्लो कर सके। इसमें कोई केशियल बेशियल भर लेते हैं, पता है ना आपको, इलेक्ट्रोलाइट्स भर लेते हैं। ये एक पूरा सेटअप है, करेक्ट है। अब देखिए ये मीटर लगा है, वोल्ट मीटर या पोटेंशियोमीटर। जब हम लोग सेल पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं करंट फ्लो करते समय तो वोल्ट मीटर, और अगर हमें नो करंट फ्लो इन द सर्किट यानी ईएमएफ कैलकुलेट करना है तो पोटेंशियोमीटर। पर मैंने कहा ना थ्योरेटिकल डिफरेंस है, प्रैक्टिकल कोई डिफरेंस नहीं है। प्रैक्टिकल मतलब जब हम न्यूमेरिकली वैल्यू रखते हैं तो सेम ही रखते हैं। तो ये लगा दिया हमने। अब मुझे बताओ ये तो दोनों से कनेक्ट है ना, या एक से कनेक्ट है? दोनों से कनेक्ट है। दोनों से कनेक्ट है तो ये क्या करेगा? इन दोनों की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो डिफरेंस बचेगा वो दिखाएगा। कैसे? देखो ये जिंक रोड है, क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा। जिंक सॉलिड किस फॉर्म में ऑक्सीडाइज होगा? जिंक +2। करेक्ट कह रहा हूँ, याद आ रहा है ना? 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि Zn के पार्टिकल यहाँ टूटकर गिरना शुरू हो गए। किस फॉर्म में? जिंक +2 की फॉर्म में गिर गए नीचे। यहाँ क्या जमा हो गए? इलेक्ट्रॉन। कैसे? जिंक की रोड जब ऑक्सीडाइज हो रही है जिंक +2 में तो क्या रिलीज कर रही है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहाँ जमा हो गए? रोड पे। रोड कैसी होगी? नेगेटिव, है ना, तभी इसको नेगेटिव टर्मिनल भी बोलते हैं ना। नेगेटिव हो गई, नेगेटिव हो गई, और ये सॉल्यूशन धीरे धीरे पॉजिटिव, क्योंकि इसमें कौन से आयन आ रहे हैं? पॉजिटिव आयन आ रहे हैं ना। तो ये रोड नेगेटिव होती जा रही है, सॉल्यूशन पॉजिटिव होता जा रहा है। चार्ज डिफरेंस है, ड्यू टू चार्ज डिफरेंस हमेशा क्या होता है? पोटेंशियल डेवलप होता है। तो जैसे जैसे चार्ज डिफरेंस हो रहा है यहाँ क्या डेवलप हो रहा है? पोटेंशियल। और ये पोटेंशियल क्या कहलाया? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्यों भाई? क्योंकि इस सेल की जो रिएक्शन है वो किसकी है? ऑक्सीडेशन की है। तो ये पोटेंशियल क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, है ना। ये सेल का कौन सा पार्ट है? लेफ्ट पार्ट है। अब इधर क्या होगा? ये जो रोड होती है पॉजिटिव होती है क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होती है। अब जब ये पॉजिटिव होती है तो ये Cu+2 जो है ना, ये जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन पहुँचेंगे किसके थ्रू? वायर के थ्रू। जब यहाँ इलेक्ट्रॉन पहुँचेंगे तो ये कॉपर+2 यहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? कॉपर+2 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर सॉलिड में डिपॉजिट हो जाएगी। करेक्ट है। तो देखो धीरे धीरे यहाँ प्लस की कंसंट्रेशन कम हो रही है और यहाँ जमा हो रही है। तो प्लस की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में कम हो रही है तो सॉल्यूशन में लगातार माइनस की वैल्यू बढ़ रही है। तो यहाँ भी चार्ज डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डेवलप होगा। कौन सा? रिडक्शन पोटेंशियल। इधर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इधर पर। ये मीटर तो दोनों से कनेक्टेड है, तो मीटर इन दोनों का क्या दिखाता है? डिफरेंस, है ना, जिसको आपने कहा था ई सेल, सेल का पोटेंशियल, नॉट ऑफ द हाफ सेल पोटेंशियल। ये मीटर आधे सेल का पोटेंशियल शो नहीं कर रहा, ये पूरे सेल का, मतलब दोनों साइड, लेफ्ट और राइट, एनोड और कैथोड, उनमें जो पोटेंशियल डेवलप हुआ उन दोनों का डिफरेंस शो कर रहा है ना। अब क्या कर रहा है ये ई सेल? ये ई सेल इक्वल टू EOP एनोड, या इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, चलो एक मिनट। क्या कर रहा है? ERP कैथोड प्लस EOP एनोड। देखते जाइए, एक नई चीज सिखा रहा हूं आज आपको मैं, ठीक है। तो एक नया फॉर्मूला आ गया, ये नीट का IIT के जो क्वेश्चंस आते हैं ना शॉर्ट फॉर्म में फटाफट करने वाले, उनमें काम आ जाता है। तो ई सेल इक्वल टू ERP प्लस EOP, यानी कि इस सेल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और इस भाग का रिडक्शन पोटेंशियल दोनों जुड़ गए, मीटर ने शो कर दिया टोटल वैल्यू। तो ये जो टोटल वैल्यू मीटर दिखा रहा है, इट इज वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ऑफ सेल, या इसको हमने कहा सेल पोटेंशियल। पर आधे का तो नहीं आया, इसका मतलब मैं यहाँ वायर कट कर देता हूँ तो मीटर हट गया। मीटर हट गया तो इधर और इधर सोर्स कनेक्टेड नहीं है ना। तो ये एक, मैंने शुरू में भी कहा था कि रोड को सॉल्यूशन में डिप करने से कुछ नहीं होने वाला, रिएक्शन कराने के लिए इसको किसी सोर्स के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। आपने इसको वायर को कट कर दिया, दोनों सेपरेट हो गए, दोनों हाफ सेल डिफ्यूज हो गए, यानी कोई काम नहीं करेंगे, तो पोटेंशियल डेवलप नहीं होगा। अब इस स्थिति में मीटर कुछ नहीं दिखाएगा आपको। फिर कनेक्ट करेंगे, मीटर दिखाएगा, पर मीटर किसको दिखाएगा? रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड प्लस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड। और अगर मैं आपसे कहूँ कि स्टैंडर्ड कंडीशंस में काम हो रहा है, स्टैंडर्ड समझते हो ना, स्टैंडर्ड का मतलब T इक्वल टू 298 केल्विन, P इक्वल टू 1 atm और 1 बार, और C इक्वल टू 1 मोल कंसंट्रेशन। ये अगर इनमें हो रहा है तो यहाँ क्या लगा देते हैं हम लोग सिंबल के तौर पे? नॉट, स्टैंडर्ड का। तो ये आ गया E नॉट सेल इक्वल टू E नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड प्लस E नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ये मैं जनरल डिस्कशन कर रहा हूँ। समस्या क्या आ रही है सर? पूरे सेल का तो आ रहा है, दोनों इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल का डिफरेंस तो आ रहा है, बट
हाफ सेल का नहीं आ रहा जो हमें चाहिए, ये गंभीर समस्या। पर हम लोगों ने एक बात पढ़ी थी, आपको याद हो तो, हमने पढ़ा था कि फॉर द सेम मेटल EOP इक्वल टू माइनस ERP। बोलो सही है क्या? यही पढ़ा था ना कि दोनों पोटेंशियल्स की वैल्यू सेम होगी बट साइन ऑपोजिट होगा। ये हमने पढ़ रखा है पहले से कि एक ही मेटल के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल्स की वैल्यू सेम बट उनके साइन ऑपोजिट होते हैं, इसलिए एक पता है दूसरा अपने आप जानकारी में आ जाएगा। तो मैंने गलत तो नहीं लिखा ना बेटा, EOP इक्वल टू E माइनस RP, यस और नो? यही लिखा। तो अगर मैं ये टर्म बदल दूं तो फॉर्मूला क्या बनेगा? E नॉट सेल या E सेल, एक ही बात है। E नॉट और E में क्या फर्क है? नॉन स्टैंडर्ड एंड स्टैंडर्ड। तो क्या आएगा? E नॉट RP कैथोड माइनस E नॉट RP एनोड। ये क्या हमने नहीं निकाल रखा पहले से? हमने यही तो पढ़ा था, पढ़ा है ना कि E सेल इक्वल टू E कैथोड माइनस E एनोड, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये किताब का फॉर्मूला है, गलत तो नहीं जा रहा मैं, ये हमने अलग डेवलप किया आज। इसका मतलब ये मैं शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूँ आपको कि ये तो आपको याद रखना ही रखना है कि अगर रिडक्शन पोटेंशियल्स के बिहाफ पे निकाले तो क्या निकालेंगे? E सेल इक्वल टू E रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। पर आपको कई बार मैंने कहा ना कि रिडक्शन नहीं दे रखा, एक वैल्यू ऑक्सीडेशन की दे रखी है, तो क्या करेंगे, है ना? तो बदल के लाएंगे साइन, बहुत अच्छी बात है। पर इंटेलिजेंट बच्चा क्या करता है? दूसरे वाला फॉर्मूला लगा लेता है फटाफट के, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल, एनोड का ऑक्सीडेशन, तो सीधे ही जोड़ दो विदाउट एनी चेंज इन साइन, कनेक्ट कर दो। पर याद रखना ये फॉर्मूला तभी लगाना है जब कैथोड पे हो रिडक्शन पोटेंशियल्स की वैल्यू, एनोड पे हो। हाँ अच्छा, इसको एक तरीका और दिखाता हूँ मैं आपको। आप लोगों ने पढ़ रखा है L लेफ्ट साइड, R राइट साइड, गलत तो नहीं कह रहा मैं? लेफ्ट कौन सा होता है? एनोड, राइट कौन सा होता है? कैथोड। वैसे भी याद हो जाएगा, कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। क्या होता है भाई? R फॉर रिडक्शन, R फॉर राइट। तो राइट हैंड पे क्या होगा? रिडक्शन। रिडक्शन कहाँ होता है? कैथोड पे। तो क्लियर? तो ये लिख देता हूँ मैं, E नॉट सेल इक्वल टू, अब ये क्या है? कैथोड। तो ये सेल का कौन सा पार्ट है? राइट। और फिर एनोड कौन सा पार्ट हो जाएगा? लेफ्ट। तो ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको फॉर्मूला E नोट सेल निकालने का या E सेल निकालने का। क्या? रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ राइट हैंड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट हैंड ऑफ सेल। क्लियर हो रहा है माइंडसेट? तो ये हमने सब कुछ पढ़ लिया, पर समस्या वहीं की वहीं है कि हाफ सेल का नहीं आ रहा। ये पूरे कंप्लीट सेल का पोटेंशियल आ रहा है, पर हाफ सेल का अभी भी। तो हाफ सेल के लिए क्या करेंगे ये आगे डिस्कस करते हैं ना, हाफ सेल का कैसे निकालेंगे। हाँ, हाफ सेल के लिए क्या करेंगे? देखो मैं आपसे कुछ बातें पूछना चाहता हूँ और वो बातें जो मैं पूछ रहा हूँ उस पर आपको आंसर देने मुझे। पहली बात कि एक रिडॉक्स रिएक्शन होती है सेल में। रिडॉक्स रिएक्शन जब सेल में होती है तो रिडॉक्स में दो पार्ट होते हैं, ऑक्सीडेशन पार्ट, रिडक्शन पार्ट। इसका मतलब एक पार्ट रिड्यूस होता है तो एक पार्ट ऑक्सीडाइज होता है। क्या एलोन रिडक्शन या ऑक्सीडेशन पॉसिबल है? हमने क्लास 11th में पढ़ रखा है कि कभी भी कोई भी रिएक्शन ओनली रिडक्शन या ओनली ऑक्सीडेशन हो ही नहीं सकती। अगर कोई रिड्यूस हो रहा है तो उसी रिएक्शन में कोई दूसरा पार्ट ऑक्सीडाइज भी हो रहा है। तो रिडक्शन कभी अकेला नहीं होता या ऑक्सीडेशन कभी अकेला, तो गंभीर समस्या। क्योंकि हाफ सेल का क्या मतलब, आधा सेल में तो या तो ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा, और ये कभी पॉसिबल है ही नहीं। इसका मतलब आधे सेल के लिए तो रिएक्शन ही पॉसिबल नहीं है, तो पोटेंशियल डेवलप कहाँ से होगा? ये तब तक संभव नहीं जब तक उसको किसी दूसरे आधे सेल के साथ या दूसरे किसी सोर्स के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे। जब कनेक्ट करेंगे तो उस समय अपन कैलकुलेट करेंगे, और उस समय जो मीटर बताता है वो पूरे सेल की अमाउंट बताता है, न कि हाफ सेल की अमाउंट बताता है। क्लियर? तो यहाँ एक पॉइंट बना, मेरे साथ फट से लिख देंगे, वी कैन नॉट मेजर पोटेंशियल ऑफ सिंगल इलेक्ट्रोड। सिंगल इलेक्ट्रोड समझते हो ना, हाफ सेल अकेला। तो वी कैन नॉट मेजर पोटेंशियल ऑफ सिंगल इलेक्ट्रोड बिकॉज alone oxidation or reduction is not possible। पहली बात ये हमने सीखा। दूसरी बात,
हम तो कुछ ही मिनट पहले निकाल के देख रहे थे फॉर्मूले से, ई सेल तो आ रहा है। तो हम क्या मेजर कर सकते हैं, वी कैन मेजर द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल ऑफ टू इलेक्ट्रोड इन ए कंप्लीट सेल। यानी कि हम एक कंप्लीट सेल के दो इलेक्ट्रोड जो होते हैं उनका पोटेंशियल डिफरेंस तो मेजर कर सकते हैं, हाफ का मेजरमेंट। तो इसका मतलब साफ है कि अगर हाफ का निकालना ही है तो उसको किसी दूसरे हाफ के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, और जब दूसरे से कनेक्ट करेंगे तो समस्या क्या आ रही है, समस्या ये आ रही है कि वो मीटर दोनों का डिफरेंस दिखाता है। तो इस समस्या से बचने के लिए क्या किया गया, देखो इस समस्या से बचने के लिए तीसरा तरीका अपना गया, वो देखिए क्या किया गया। एक बात मुझे बताइए, आप लोग मार्केट जाते हो, सामान लाते हो, आपने मार्केट में जाके मान लीजिए एक 1 kg शुगर आपने परचेज की है, 1 kg। आपको कैसे पता है 1 kg है, कैसे कहेंगे? तो आपको वो एक बाट दिखाता है, उस बाट पे लिखा है 1 kg, उस बाट के रिलेटिव आपको वेट करके देता है, करेक्ट कह रहा हूँ? तो वो किसी के कंपेयर में बता रहा है कि ये 1 kg का बाट है और इसके बराबर आपको सामान तोल कर दिया गया, मेजर करके दिया गया। तो 1 kg ये है तो ये भी 1 kg है। तो ये कैसा मेजरमेंट है, एब्सोल्यूट? नो, इट इज रिलेटिव मेजरमेंट। कैसा मेजरमेंट है, रिलेटिव। एब्सोल्यूट तो क्या होता है कि पता ही हो कि यही 1 kg है, वो तो चलो समझ में आती है बात। हम लोग क्या करते हैं, रिलेटिव मेजरमेंट करते हैं। एब्सोल्यूट मेजरमेंट वैसे भी बहुत टिपिकल वर्क है। रिलेटिव कैसे करते हैं कि ये वस्तु साहब इतने की है, इसके रिलेटिव ये भी इतने की है ना, ये 1 kg है, एज्यूम कर लिया, तो इसके बराबर का वेट भी 1 kg। 1 kg कहाँ से आया, 1 kg क्या था, क्या कोई बना के गया? नहीं, एक सबसे पहले एक मेजरमेंट करने के लिए स्केल बना ली गई, मान ली गई। एक्चुअल में तो बना क्या ली, मान ली कि साहब ये 1 kg है, और उसके रिलेटिव बाद में तोलना शुरू कर दिया, ये 1 kg है। यही करते ना, तो यही यहाँ करना है कि हाफ सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है, तो कोई दूसरा हाफ सेल जो जोड़ेंगे उसके साथ, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पहले से ही मान लिया जाए कितना है, तो उसके रिलेटिव कर लेंगे। कैसे? क्योंकि आप लोग जानते हो कि ई सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, करेक्ट है? ई सेल की वैल्यू तो मीटर शो करता है, टोटल वैल्यू तो कौन शो करता है, वोल्ट मीटर या पोटेंशियोमीटर। बचे कौन, ई कैथोड माइनस ई एनोड। अगर उन दोनों में एक वैल्यू पहले से पता हो तो देखिए 3 टर्म हो गए, ई सेल इक्वल टू ई राइट ई लेफ्ट। ये वैल्यू कहाँ से आ जाएगी, पोटेंशियोमीटर से, क्योंकि सेल का पूरा पोटेंशियल तो शो करता है ना मीटर, दोनों का डिफरेंस। तो ये वैल्यू तो कहाँ से आ जाएगी, वोल्ट मीटर या पोटेंशियोमीटर से। इन दोनों में एक वैल्यू मान लो, अपन एज्यूम कर लें कि अक्स है, मान लीजिए ये अक्स है, कुछ भी है, तो इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं क्या इजीली? ये वैल्यू इधर ले आएंगे, ये भी नॉन, ये भी नॉन, तो 3 में से 2 नॉन है तो तीसरे अननोन को मेजर कर लेंगे। यही तरीका अपनाया गया। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जिस भी हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना है उसको किसी दूसरे हाफ सेल के साथ कनेक्ट करेंगे, पर दूसरा हाफ सेल ऐसा होना चाहिए जिसकी वैल्यू पहले से ही पता हो। अब ऐसा कोई पोटेंशियल वाला था नहीं, किसका पता था, किसी को नहीं पता था, तो उन्होंने एक मान लिया। तो थर्ड पॉइंट अपना लिंक कर गया, टू कैलकुलेट पोटेंशियल ऑफ सिंगल इलेक्ट्रोड that electrode connected with a reference electrode। रेफरेंस इलेक्ट्रोड का मतलब एक ऐसा इलेक्ट्रोड जिसकी वैल्यू पहले से ही निर्धारित है, डिटरमाइंड है। और वो कैसे, वो अपना आगे डिस्कस करेंगे। स्टैंडर्ड नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। शॉर्ट फॉर्म में मैं क्या लिख दूँ इसको, SHE, दिख रहा है क्या, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये हम काम में लेंगे। तो SHE, S फॉर स्टैंडर्ड, H फॉर हाइड्रोजन, E फॉर इलेक्ट्रोड, C शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे इसको, C का इंपॉर्टेंस वैसे भी देने लाइफ में ज़्यादा होता है ना। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यहाँ भी C का बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड टेकन एज रेफरेंस इलेक्ट्रोड, टेकन एज रेफरेंस इलेक्ट्रोड।
and its value of E naught समझते हो ना, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इट्स वैल्यू ऑफ E naught कंसिडर्ड 0.00 वोल्ट। दैट इज इंपॉर्टेंट फैक्टर कि जो C हम काम में ले रहे हैं ना, उसका E naught का वैल्यू कितना मान लिया गया, 0 वोल्ट मान लिया गया। मतलब साफ है, दिस इज नॉट एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, नॉट द एक्सपेरिमेंटल, निकाला नहीं गया, क्योंकि हाफ सेल का तो पोटेंशियल निकालना पॉसिबल ही नहीं था, सिंगल इलेक्ट्रोड का पॉसिबल नहीं था। तो इसको हमने कैलकुलेट नहीं किया, इसको आर्बिटरली एज्यूम किया है, काल्पनिक तौर पर मान लिया है कि इसका जो वैल्यू है वो कितना है, 0 वोल्ट है। तो भविष्य में हम C के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कितनी लेंगे, 0 वोल्ट। और नोटेड पॉइंट ये है कि E naught OP C का या फिर E naught RP C का, OP मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो, RP मतलब रिडक्शन पोटेंशियल, दोनों ही स्थिति में ये वैल्यू कितनी रहने वाली है, 0.00 वोल्ट। यानी कि चाहे ऑक्सीडेशन के रेफरेंस में लिखी जाए चाहे रिडक्शन के रेफरेंस में लिखी जाए, इसकी वैल्यू 0.00 वोल्ट ही रहने वाली है। क्लियर हो रहा है कि ये बात। पर एक बड़ी बात कि दोनों शब्द लिखने का मतलब साफ है कि ये जो C है ये एनोड या कैथोड दोनों की तरह एक्ट कर सकता है। ये पाबंदी नहीं है कि साहब ये एनोड ही होगा, ये दोनों की तरह एक्ट करेगा। एनोड के समय OP और कैथोड के समय RP, पर दोनों समय वैल्यू 0 ही रहने वाली। दैट इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर। समझ में आ गई बात। आगे बढ़े तो इस तरीके से हमने ये सेटअप लगा दिया। अब देखिए C क्या, पहले इसको समझेंगे और फिर कैलकुलेट कैसे करेंगे उसको समझेंगे। क्लियर। तो मेजरमेंट की 3 बड़ी बातें हमने लिख दी कि हम लोग वैसे तो हाफ सेल का पोटेंशियल नहीं काउंट कर सकते, कोई टेक्निक नहीं है, हम हमेशा ही पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं पूरे का, दोनों इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल का डिफरेंस। हाँ, हमें मेजर ही करना है तो हमें एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड की ज़रूरत पड़ेगी जिसका वैल्यू पहले से ही पता हो। वो रेफरेंस इलेक्ट्रोड हमने क्या यूज़ किया है, C स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और उसके लिए हमने आर्बिटरली उसके पोटेंशियल को कितना माना है, 0.00 वोल्ट। तो ये जब हमने 0 ही माना, मन में आता कई बार से 0 ही क्यों माना, अरे भाई 0 मानने में बेनिफिट है कि 3 स्टेप है यहाँ, 1 2 3। 3 में 1 कौन दिखा रहा है, मीटर, 1 कितनी है, 0। तो फिर ये समझ में आ गया कि ये जो दिखा रहा है वो किसका है, दूसरे पार्ट का ही वैल्यू है। नहीं समझ में आई बात। 3 वैल्यू, 1 वैल्यू मीटर शो कर रहा है पूरे सेल का, पर उसमें से 1 वैल्यू 0 है, तो ये पद हट गया, मान लो चाहे ये हट गया, तो मीटर किसका वैल्यू शो कर रहा है, दूसरे हाफ सेल का। नहीं समझ में आई बात। साइन क्या होगा वो एक अलग सब्जेक्ट है, वो अपन सीखेंगे आगे, पर ये तो क्लियर है ना कि 1 + 1, जैसे मान लीजिए आपने कहा कि A + B = C, ये वाला मेथड लग रहा है। अगर मैं कहूँ A = 0, तो साफ सी बात है कि B और C क्या है, वही यहाँ हो रहा है कि ई सेल मीटर जो शो कर रहा है वो इन दोनों का डिफरेंस शो कर रहा है, पर डिफरेंस में हमने रखा ही क्या है, 0। तो इसका मतलब वो सेकेंड जो इलेक्ट्रोड आपने यूज किया है हाफ सेल, उसी का वैल्यू शो करेगा। साइन क्या होगा वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। चलें आगे, तो SHC को डिस्कस कर लें। देखो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड C क्या है, देखो स्टैंडर्ड, तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो ये तो क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन का हो सकता है, पर स्टैंडर्ड तो कंडीशन है। तो स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या क्या होती है, पहले तो अपन ये क्लियर करते हैं। ठीक है, तो आप जानते हो कि यहाँ स्टैंडर्ड कंडीशन में पहली शर्त T टेम्परेचर, वो कितना होगा, 298 केल्विन। रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पे ही अपने को इसको करना है। सेकेंड कंडीशन जो चल रही है वो प्रेशर कितना होगा, 1 atm, पर आजकल जो वर्तमान है ना एट प्रेजेंट हम लोग यूज करते हैं बार और एटीएम में बहुत ही माइनर डिफरेंस होता है। इसलिए ये भी वही बात होगी कि एक्सपेरिमेंटली जब आप न्यूमेरिकल सोल्व करते हो तो ज़्यादा एरर आंसर में नहीं आते। तीसरा यहाँ कंडीशन है C फॉर कंसंट्रेशन, वो है 1 मोल पर लीटर, यानी कि 1 है। तो ये हो गई स्टैंडर्ड कंडीशंस। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो स्टैंडर्ड कंडीशंस में पूरा प्रोग्राम चलेगा ही। तो इसका मतलब साफ हो गया कि हम लोगों ने इस जानकारी में पढ़ा था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 2 टाइप्स, नॉन स्टैंडर्ड ई सेल, स्टैंडर्ड ई नॉट सेल। ई नॉट सेल ही कैलकुलेट होगा,
यानी कि आप जब सी की हेल्प लेकर किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल, हाफ सेल का पोटेंशियल निकालेंगे तो वो स्टैंडर्ड कंडीशन में ही आएगा, क्योंकि इसके नाम में लिखा हुआ है स्टैंडर्ड। इसका मतलब साफ है कि आप जो आज मेथड पढ़ रहे हो, इस मेथड से तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, स्टैंडर्ड कंडीशंस में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करेंगे। नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस में अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना तो नेक्स्ट इक्वेशन थी, पढ़ी थी ना, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल वगैरह, तो उससे निकालना पड़ेगा। अदरवाइज अपन दो फॉर्म समझ लेते हैं इस बात को कि स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड में क्या फ़र्क है। स्टैंडर्ड में ये वाला टेक्निक लगेगा, नॉन स्टैंडर्ड के लिए हमने क्या यूज़ किया था, नेक्स्ट इक्वेशन। अब देखिए सी का कंस्ट्रक्शन, सी क्या, सी कंस्ट्रक्शन एक बार मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ ना, फिर अपन आगे बढ़ जाएंगे। सी कंस्ट्रक्शन में क्या है, देखो सी कंस्ट्रक्शंस की पहली शर्त तो ये कि कंडीशन सारी की सारी क्या रखनी है, स्टैंडर्ड। वो हमने ऊपर बता दी ना क्या क्या रखनी है, ठीक है। सी कंस्ट्रक्शन की दूसरी शर्त क्या कि इसमें हाइड्रोजन गैस यूज करेंगे, और हाइड्रोजन गैस यूज करेंगे इस कारण से मैं इसको क्या मानता हूं कि ये एक तरीके का क्या बन रहा है, गैसियस इलेक्ट्रोड बन रहा है। तीसरी कंडीशंस क्या, हम लोग वो समझ लें। हम लोगों ने पढ़ा था कि हाफ सेल कैसे बनाते हैं कि मेटल डिप इनटू देयर ओवन सॉल्यूशन, जिस भी मेटल को यूज करेंगे उसको उसी के आयन से सॉल्यूशन में डिप करते हो। जैसे जिंक को जिंक सल्फेट वाले में किया था, कॉपर को, तो इसको भी इसी के आयन में, तो हाइड्रोजन कौन सा आयन देता है, H+, तो H+ आयन सॉल्यूशन लेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन क्या लेंगे, H+ आयन सॉल्यूशन। अब H+ आयन सॉल्यूशन के तौर पे हम क्या ले सकते हैं, HCl ले सकते हैं ना, HCl, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड भी ले सकते हैं। कितने का, 1 मोलर का, स्टैंडर्ड कंडीशन है ना। फिर हम देखो इसके अंदर क्या लेंगे, इसके कंस्ट्रक्शंस की बात करें तो हम लोग, तो ये हाइड्रोजन गैस हो गया, ये हो गया, ये कंडीशन से अप्लाई करेंगे, सेटअप तो अपन लगाएंगे, तो कोई बड़ी बड़ी बात नहीं। अब देखिए यहाँ जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये 2 काम कर सकता है एज एनोड। मैं यहाँ शॉर्टर फॉर्म में पूरा पढ़ा देता हूँ, इसका कंस्ट्रक्शन भी, इसका फंक्शन भी। तो देखो एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन है ना। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, मेटल जो होती है 0 चार्ज वाली वो आयंस में कन्वर्ट होती है, तो यहाँ H2 गैस आयंस में कन्वर्ट होगी, तो क्या होगी, H2 गैस है ना, वो किस में बदल जाएगी, आयंस में। या तो मैं यहाँ हाफ H2 लिख दूँ बैलेंसिंग के लिए, उधर H+ है ना एक अकेला, तब तो क्या आएगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, और अगर यहाँ हाफ नहीं लिखे तो यहाँ 2H, वहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, एक ही बात है, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन। या फिर क्या होगा, एज कैथोड, तो कैथोड पे इसका रिवर्स फिनोमेना हो जाएगा, आयन चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, H+, जो एक्वस में आयन था ना सॉल्यूशन में, वो इलेक्ट्रॉन लेगा और हाफ H2 में कन्वर्ट होगा। इसका मतलब साफ है कि C जो होता है वो एनोड की तरह भी बिहेव कर सकता है और वो कैथोड की तरह भी बिहेव कर सकता है। इसका कंस्ट्रक्शन कैसा है वो देखते हैं। देखो एक कंटेनर लेना है, इसके कंस्ट्रक्शंस को मैं थ्योरी में शायद ना भी लिख पाऊँ क्योंकि दिखता वही लिखने है, तो ये हमने यूज कर लिया, ठीक है, क्लियर। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, एक ग्लास ट्यूब रखेंगे ऐसे और यहाँ भरेंगे सॉल्यूशन। क्या भरेंगे, सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ लेंगे प्लेटिनम वायर, क्योंकि हमें एक कंडक्ट तो कराना इलेक्ट्रिसिटी, और उसके नीचे लगाएंगे छोटा सा फॉइल प्लेटिनम का टुकड़ा, ठीक है, ये हमारा वायर। यहाँ इसमें क्या होता है, एक ऐसी जगह होती है। अब देखिए पूरा सेटअप तैयार हो गया। यहाँ से हम लोग इसमें पास करेंगे H2 गैस, कितने पर, 1 atm और 1 बार प्रेशर पे। यहाँ सॉल्यूशन भरा हुआ है HCl सॉल्यूशन, है ना, एट 1 मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये जो लगा है ये है प्लेटिनम फॉइल, क्या है, प्लेटिनम फॉइल कोटेड विद PT ब्लैक, ये प्लेटिनम से ही कोटेड है, प्लेटिनम ब्लैक, ठीक है, कोई नया उसमें कुछ है नहीं विशेष। तो देखिए इसका कंस्ट्रक्शन हो गया, ये हमारा है C, क्या ये C, तो C का कंस्ट्रक्शन क्या दिखाई दे रहा है, इट कंसिस्ट ए प्लेटिनम वायर,
दिख रहा है क्या? इट कंसिस्ट ए प्लेटिनम वायर, है ना, इन ए ग्लास ट्यूब। इट कंसिस्ट ए प्लेटिनम वायर इन ए ग्लास ट्यूब, है ना, सही है। वन एंड ऑफ इट हैव ए प्लेटिनम फॉइल कोटेड विद प्लेटिनम ब्लैक। ये इलेक्ट्रोड प्लेटिनम इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि एक फॉइल किसकी है? प्लेटिनम की। और प्लेटिनम इलेक्ट्रोड जो होता है वो इनर्ट होता है, वो खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो ये कंस्ट्रक्शंस की बात होगी। अगर इस कंस्ट्रक्शंस को मैं लिखूँ अगर 2 लाइनों में, तो मुझे नहीं लगता लिखने की जरूरत है वैसे तो मैं लिख सकता हूँ, इट कंसिस्ट ऑफ ए पीटी वायर, प्लेटिनम वायर इन ए ग्लास ट्यूब। ठीक है क्या? तो इट कंसिस्ट ऑफ ए पीटी वायर इन ए ग्लास ट्यूब एंड हैज पीटी फॉइल एट वन एंड। मैं गलत तो नहीं लिख रहा? आसानी भाषा में अपन बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ पीटी वायर इन ए ग्लास ट्यूब एंड हैज पीटी फॉइल, प्लेटिनम फॉइल एट वन एंड। तो एक एंड पे उसके पीटी फॉइल लगी हुई है। दूसरी बात, इस कंस्ट्रक्शन में क्या देख रहे हो आप? हम लोग देख रहे हैं कि सॉल्यूशन ऑफ HCl कितने एम का? 1 एम, टेकन इन कंटेनर। करेक्ट? बोलो भाई, यही तो है इसका कंस्ट्रक्शन कि सॉल्यूशन ऑफ HCl टेकन इन कंटेनर, जिसकी कंसंट्रेशन कितनी है? 1 एम एट 298 केल्विन टेम्परेचर। 298 केल्विन टेम्परेचर। फिर हम क्या कर रहे हैं इसमें? H2 गैस पास कर रहे हैं। करेक्ट? H2 गैस पास थ्रू सॉल्यूशन ऑफ HCl एट 1 atm प्रेशर, एट 1 atm प्रेशर। करेक्ट है? तो देखिए इसके कंस्ट्रक्शंस की बात हो गई कि क्या है ये एक कंटेनर लेना है, उसमें ग्लास ट्यूब लेनी है, एक प्लेटिनम का वायर लेना है, उस वायर के एक एंड पर क्या लगाना है? प्लेटिनम फॉइल को कनेक्ट करना है। फॉइल किससे कोटेड है? प्लेटिनम से ही कोटेड है। ये किस में डूबी हुई है? HCl के सॉल्यूशन में, जिसकी कंसंट्रेशन 1 m है। ऊपरी साइड से H2 गैस इसमें पास करेंगे, कितने प्रेशर पे? 1 atm पे। क्लियर हो रहा है? आगे क्या होगा वो फंक्शन होगा, पर कंस्ट्रक्शन तो यही है। पर हमने कहा ना कि स्टैंडर्ड कंडीशंस आ गई। हमने कहा H2 गैस आ गया, H+ सॉल्यूशन वो भी आ गया। अब ये दो इसके फंक्शन है, समझ में आ रही बात? तो C कैसे काम करेगा? तो देखिए, लिखा नहीं है? उतारो फिर फटाफट, हो गया ना? हाँ, तो अब हम क्या करें इसका फंक्शन? तो हम करें कि C जो है वो एनोड की तरह भी बिहेव कर सकता है और कैथोड की तरह भी बिहेव कर सकता है, पर एक समय में तो कोई एक बिहेवियर शो करेगा, चाहे एनोड का करे चाहे कैथोड का करे। ठीक है? तो देखते हैं अपने किसका बिहेवियर शो करता है। देखिए, इफ C एक्ट एज एनोड, इफ C एक्ट एज एनोड, तो क्या होगा? अभी हमने बताया एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होगा कि ये जो H2 गैस आप इसमें पास कर रहे हो, कितने एटीएम पे कर रहे हो? 1 atm पे, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगी H+ में। तो यहाँ हाफ लगा के शो कर दो। H+ कौन सी फॉर्म में चले जाएंगे? एक्वस में। और ये इसकी कंसंट्रेशन कितनी है? 1 मोलर। यही होगा। और क्या रिलीज हो गया? इलेक्ट्रॉन। ये हाफ सेल की रिएक्शन हो जाएगी, कोई डाउट इसमें है नहीं। रिप्रेजेंट कैसे करें? हम लोगों ने रिप्रेजेंट करना पढ़ा है ना, एनोड को, कैथोड को। तो ये इस समय किसकी तरह बिहेव कर रहा है? एनोड। तो रिप्रेजेंट कैसे करें? तो रिप्रेजेंट करेंगे, आपको याद है ना, जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है वही दिखाते हैं। तो यहाँ कौन कन्वर्ट हो रहा है? H2 किस फॉर्म में? गैस। कंसंट्रेशन शो करनी चाहिए ना, बोलो भाई। तो कंसंट्रेशन हम लोग मेटल में तो एक ही टाइम शो कर रहे थे, एक साइड में, क्योंकि वहाँ एक पार्ट सॉलिड था, पर यहाँ तो दोनों पार्ट सॉलिड नहीं है कोई भी। तो गैस का भी, अब गैसियस फेस में कंसंट्रेशन शोइंग इन द टर्म्स ऑफ प्रेशर, तो मैंने लिख दिया 1 atm। फिर एक वर्टिकल लाइन, फिर H+ एक्वस, और इसकी कंसंट्रेशन कितनी है? 1 है। पर ये पूरा फिनोमिना किस इलेक्ट्रोड पे चल रहा है? प्लेटिनम फॉइल पे। तो हम लोग यहाँ पीछे शो कर देंगे प्लेटिनम फॉइल। ठीक है?
क्लियर हो गया। तो ये हाफ रिप्रेजेंटेशन हो गया, यानी कि एनोड के तौर पे अगर यूज करें इसको तो ये लगा देंगे। क्लियर है। कैथोड के तौर पे यूज करें तो क्या लिखेंगे, देखिए, इफ SHE एक्ट एज कैथोड, रिवर्स होगा, H प्लस जो एक्वस कंडीशंस में था, मोलर कंसंट्रेशन वही 1m है, वो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है, हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, जिसका प्रेशर कितना है 180। एक बात याद रखना कि आपके मन में आता सर यहाँ नंबर क्यों नहीं लगा रहे मोल्स का, कभी नहीं लगाया हमने यहाँ, जबकि नर्नेस्ट इक्वेशन में हमने लगाया पावर की, तो यहाँ क्यों नहीं, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इट इज़ इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो होती है वो क्वांटिटी जो होती है उसमें बिलोंग नहीं करती, उस पर मैंने उस पर डिपेंड नहीं करती, तो ये क्वांटिटी फ्री होती है, तो क्वांटिटी शो करने की ज़रूरत नहीं है। इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे इसको, तो वही तरीका है, H प्लस एक्वस 1m वर्टिकल लाइन, H2 गैस 1 ATM, किस पे चल रही है पूरी प्रक्रिया, PT पे, कोमा लगा के लिख दो चाहे डैश वो वर्टिकल लाइन लगा के लिख दो, एक ही बात है। तो SC हमने इस तरीके से पढ़ लिया, पर C के लिए वैल्यू कितनी मानते हैं 0, ये याद रखने की बात है। तो C के लिए वैल्यू मानते हैं 0, तो C तो समझ में आ गया अपने को। अब C के बिहाफ पर किसी भी हाफ सेल पोटेंशियल को कैलकुलेट कैसे करेंगे वो हमारे माइंडसेट का अगला क्वेश्चन है, तो उस पर चलें आगे। चलिए, हमने एक क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिया कि हाउ कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए सिंगल इलेक्ट्रोड, और उसमें भी ब्रैकेट में क्या लिखा है RP, रिडक्शन पोटेंशियल। इसका मतलब हम जो टेक्निक C वाला पढ़ रहे हैं जिसके थ्रू अपन निकालेंगे, उससे हम निकालेंगे किसको, रिडक्शन पोटेंशियल को। फिर मन में आता सर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसे आता, हमें पता है ना, ARP EOP दोनों की वैल्यू फॉर द सेम मेटल इक्वल आने वाली है, बस साइन ऑपोजिट होंगे, तो ये निकाल लेंगे, दूसरे वाला अपने आप पता लग जाएगा। कैसे निकालें, तो देखिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। डिटरमाइन रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड, जिसमें रिएक्शन को मैंने लिख दिया ऐसे, समझ गए क्या बता रहे हैं लोग, जिंक +2 से किस में कन्वर्ट हो रहा है, जिंक में, रिडक्शन दिखाई दे रहा है ना, तो इसको निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले तो जिसका निकालना है हमने वो लिख लिया। वैसे तो लेफ्ट राइट वाला पोर्शन याद रखना चाहिए हमेशा, उस फॉर्म में ही डायग्राम बनाते हैं, तो ये हमने बनाया, देखो ठीक है। हाफ सेल बना रहे हैं ना, अब तो शायद मुझे लगता है सबको आ गया वो समझ में हाफ सेल कैसे बनता है। किसकी रोड, जिंक की रोड, जो यहाँ नेगेटिव टर्मिनल होगी, अभी हमें नहीं पता पर बता देंगे आपको। अब देखिए ये हाफ सेल से तो कुछ नहीं होने वाला, अब इस हाफ सेल को किसके साथ कनेक्ट करना है, C के साथ, क्योंकि हमें एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ना है। अगर आपने अननोन के साथ जोड़ दिया तो फिर वही समस्या कि क्या दिखाएगा मीटर, दोनों का डिफरेंस, तो डिफरेंस से ये थोड़ी पता लगता है कि इसका इतना और इसका इतना है। तो देखिए हम इसको जोड़ देते हैं किसके साथ, C, तो हम C बनाते हैं, याद है ना C ऐसे बनाया था, अरे याद है क्या, और ये हमने यहाँ सॉल्यूशन फिल कर दिया। मैं पूरा कुछ नहीं लिख रहा, यहाँ से कौन सी गैस हमने पास की थी अंदर, H2 गैस, कितने प्रेशर पे थी वो 1 ATM पे, ये H+ सॉल्यूशन था ना 1m का, H+ का मतलब यहाँ HCl हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, वो तो आप जानते हो। इन दोनों को पूरा करने के लिए हमने किसको किसके साथ कनेक्ट करना है, सॉल्ट ब्रिज के साथ, याद है क्या। और अब हमने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, यहाँ लगा दिया एक मीटर, जिसको मैं कह सकता हूँ वोल्ट मीटर या पोटेंशियोमीटर, ठीक है। अब ये वोल्ट मीटर या पोटेंशियोमीटर में लगा है एक इंडिकेटर, क्या लगा है, इंडिकेटर, एरो दिखा रहा है ना, इंडिकेटर। अब ये जो इंडिकेटर है, ये देखिए ध्यान से, ये यहाँ होता है जब काम नहीं कर रहे हैं, यानी कि ये इधर भी मूव करता है और ये इधर भी मूव करता है, तो ये इंडिकेटर दोनों डायरेक्शन में मूव करने का काम करता है, ठीक है। और इसका बेनिफिट क्या मिलेगा अपने को वो भी समझिए। ये इंडिकेटर हमें बताता है डायरेक्शन ऑफ करंट, ये इंडिकेटर हमें किसको शो कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है,
डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आपको कि सर इससे क्या बेनिफिट हुआ, बताता हूँ, देखो फटाफट। डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के ऑपोजिट होता है। अगर मैं कहूँ कि इस सेल में ये डायरेक्शन इधर आ रही है, डायरेक्शन ऑफ करंट इधर आ रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन किधर से किधर आते हैं, एनोड से कैथोड। तो ये सेल को इसका हिस्सा हो गया ऑटोमेटिकली, एनोड हो गया, और ये क्या हो गया, कैथोड। वैसे आप जानते हो ना कि इलेक्ट्रॉन हमेशा फ्लो करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ एनोड टू कैथोड, और करंट जो होता है वो उसके ऑपोजिट हमेशा फ्लो करता है डायरेक्शन ऑफ कैथोड टू एनोड। तो इससे बेनिफिट क्या होगा, इसकी डायरेक्शन से हम एनोड और कैथोड का आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे कि कौन एनोड है यहाँ और कौन कैथोड है। ठीक है, वोल्ट मीटर लगा दिया। तो हमने क्या किया, जिस भी हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, जिस भी सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, उसको सी के साथ जोड़ना है, उसको सी के साथ कनेक्ट करना है, मीटर लगाना है। मीटर आपको क्या बताएगा, इन दोनों के पोटेंशियल का डिफरेंस, यानी कि पूरे सेल का पोटेंशियल बताएगा। और हम लोग जानते हैं ना, ई सेल इक्वल टू ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड। या रिडक्शन करूँ इसको भी, याद है क्या, माइनस में दोनों रिडक्शन के लेने होते हैं। अगर एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखा होता तो प्लस लगाते, पर हेडिंग में हम क्या लिख रहे हैं, आरपी। तो यहाँ क्या करूँ, सही फॉर्मूला यूज करना है, नहीं फॉर्मूले मिस्टेक हो जाएंगे। तो ये फॉर्मूला लगा दिया। अब देखिए क्या करेंगे, इस डिटर्मिनेशन को समझिए। तो हमने क्या किया, जिस भी सिंगल इलेक्ट्रोड का क्या करना है, ई नॉट काउंट करना है। ई नॉट ही आएगा ना, क्योंकि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आप यूज कर रहे हो सी, और स्टैंडर्ड कंडीशंस में प्रयोग चल रहा है। तो जिस भी हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें कैलकुलेट करना है, उसको सी के साथ कनेक्ट करेंगे, मीटर लगाएंगे, मीटर के तौर पे वोल्ट मीटर या पोटेंशियोमीटर लगाएंगे, उसकी डायरेक्शन से हम कैथोड एनोड का डिटर्मिनेशन करेंगे, और वोल्ट मीटर हमें क्या देगा, वैल्यू ऑफ ई सेल। तो मैं एक बात यहाँ लिखता हूँ, वो समझना, वोल्ट मीटर रीडिंग इक्वल टू ई नोट, कि वोल्ट मीटर जो रीडिंग शो करेगा वो किसके इक्वल शो करेगा, ई नोट सेल। कोई कंफ्यूजन नहीं है, ई नोट सेल की रीडिंग को करेगा, यानी कि पूरे सेल के लिए करेगा वो। अब देखिए, सपोज क्या हकीकत ये है, तो जो मैं लिख रहा हूँ, इन दिस सेल जो हमने लगा रखा है, वोल्ट मीटर रीडिंग जो है वो आ रही है 0.76 वोल्ट। ठीक है, वो क्या आ रही है, 0.76 वोल्ट। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 आप बताओ, इस इक्वेशन 1 में मैं रखूं तो ई नोट सेल की, अच्छा ये ई नोट करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा, पूरा एक्सपेरिमेंट स्टैंडर्ड कंडीशन में चल रहा है। तो ई नोट सेल की वैल्यू किसके इक्वल होती है, वोल्ट मीटर रीडिंग के इक्वल। तो कितनी आ गई, 0.76 वोल्ट इक्वल टू ई नोट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। अच्छा, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड को समझिए, कैथोड कौन है यहाँ, सी। ये किससे पता लग गया, वोल्ट मीटर की डायरेक्शन से। तो सी यहाँ कौन है, कैथोड। तो पहले वैल्यू किसकी लिखूं, सी की। तो ई नोट, अच्छा एक बात बताइए, रिडक्शन का सिंबल डालें तो ऐसे डालो क्या, H+/H2, हमेशा ऐसे डाल देना, आयन टू जीरो स्टेट। और ये किसका है, सी का। अरे ये तो H+C में ही था और किसी के पास था भी नहीं। माइनस ई नॉट Zn+2/Zn, ये किसका है, जिंक का। बेटा समझ में आ रहा है क्या, इसका हमें कैलकुलेट करना है। सही कह रहा हूँ। अच्छा, सिंबल क्या शो कर रहा है, रिडक्शन को शो कर रहा है, इसलिए हमने लगा दिया। अब देखिए ये वैल्यू कितनी है, 0। सी के लिए वैल्यू 0 इक्वल टू, करेक्ट है क्या। अगर इसको और सोल्व करूँ तो ऐसे लिख दूँ क्या, ई नॉट जिंक +2/जिंक इक्वल टू -0.76 वोल्ट। बोलो सही है। अब समझिए बात को, क्या वोल्ट मीटर की रीडिंग और हमारे हाफ सेल की रीडिंग, ये जो ई सेल है, सॉरी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो सेम आ रहा है क्या,
सेम आ रहा है ना। तो मैंने शुरू में कहा कि जो रीडिंग आएगी वो ए नोट सेल की आएगी, पर इसका एक पार्ट जीरो होने की वजह से रीडिंग अपने हाफ सेल की आ रही है, क्योंकि एक तो वैल्यू कितनी है 0। पर हाँ साइन बदल गया, देखो इस बार क्यों बदल गया, क्योंकि मैंने जो हाफ इलेक्ट्रोड यूज किया है जिसको कैलकुलेट करना था वो एनोड था, यहाँ पे कौन था वो, इसलिए वैल्यू में साइन बदल किया है। अगर ये कैथोड होता तो एज ए दिस आता। इसका मतलब साफ है कि वोल्टमीटर जो रीडिंग शो करेगा सी के कनेक्ट करने के बाद वो रीडिंग हमारे हाफ सेल की रीडिंग ही होगी, पर अगर हमारा हाफ सेल बिहेव लाइक ए एनोड तो रीडिंग को माइनस में कन्वर्ट करके लिख देंगे, और अगर वो कैथोड है तो पॉजिटिव का पॉजिटिव लिख देंगे। आपको कि सर कैसे, तो अगला एग्जाम्पल दिखाते हैं, देखिए फटाफट। ये हो गया क्या सबका, चलें आगे। हाँ, तो हमारा सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, कैलकुलेशन ऑफ ई नॉट कॉपर +2 वर्टिकल लाइन कॉपर। इसका क्या मतलब, रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, वो भी किसका, कॉपर इलेक्ट्रोड का। डायग्राम लगा दिया, यानी कि जिस इलेक्ट्रोड का कैलकुलेट करना है उसको किसके साथ कनेक्ट कर दो, सी के साथ। डायग्राम में देखो दिखने में ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है, पर हमने जानबूझ के इसको पहले वाला डायग्राम यूज कर लिया, इसलिए ये ऐसे कैसा पड़ा है। पर हम मान रहे हैं कि कॉपर ही कौन है, राइट हैंड, और ये लेफ्ट पार्ट, यानी कि ये एनोड ये कैथोड। और ये डिटर्मिनेशन किससे होगा, वोल्टमीटर का जो इंडिकेटर डायरेक्ट करेगा। इंडिकेटर क्या डायरेक्ट करता है, फ्लो ऑफ करंट। और ये क्या दिखा रहा है, फ्लो ऑफ करंट किस डायरेक्शन में दिखा रहा है, कैथोड, ये कॉपर रोड टू सी। और हमेशा करंट जो फ्लो करता है वो इन द डायरेक्शन ऑफ कैथोड टू एनोड। इसका मतलब ये पार्ट कैथोड और ये पार्ट, और थ्योरेटिकली हम लोग जानते हैं ना, सेल में बाईं साइड में, लेफ्ट साइड में एनोड का चित्र बनाना चाहिए था और राइट हैंड पे कैथोड का, इसलिए हमने डायग्राम को वही यूज कर लिया। तो मैंने लिख दिया ऊपर कि ये राइट हैंड है कैथोड और ये लेफ्ट है एनोड। अब देखिए क्या करेंगे, वही तरीका क्या, वोल्टमीटर की रीडिंग निकालेंगे, सेल को इसको ऑन करके। तो वोल्टमीटर रीडिंग क्या आई वो देखते हैं अपन कि इफ वोल्टमीटर रीडिंग इक्वल टू 0.34 वोल्ट। तो आप जानते हो ना, वोल्टमीटर जो रीडिंग दिखाता है वो हाफ सेल की नहीं होती, कंप्लीट सेल की होती है। तो हम लोगों को समझना चाहिए कि कैसे करेंगे, ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड। कैथोड कौन है यहाँ, कॉपर, तो ई नॉट कॉपर +2 स्लैश कॉपर। समझ रहे हो बेटा, क्यों, ये कौन सा हैंड है, राइट पार्ट, माइनस ई नॉट सी, ये कौन सा पार्ट है, लेफ्ट, यानी कि राइट लेफ्ट या कैथोड एनोड जो भी बोले। ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी है, वो जो वोल्टमीटर की रीडिंग है वो कितनी है, 0.34 वोल्ट इक्वल टू ई नॉट कॉपर +2 स्लैश कॉपर -0। ये तो हटा दो सीधे, 0 क्यों इसको, क्योंकि सी को तो कंसिडर ही कितना किया है, 0, तो सीधा ही आंसर आ गया, ई नॉट कॉपर +2 स्लैश कॉपर इक्वल टू 0.34 वोल्ट। बोलो यस और नो। तो ये दो एग्जाम्पल क्या बता रहे हैं, किसी को कनेक्ट करना पड़ेगा एक बात, पर बड़ी बात ये आई कि जिस भी सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कैलकुलेट करना है सबसे पहले उसको सी के साथ कनेक्ट करिए, मीटर लगाइए। मीटर आपको दो चीज़ें देगा, एक देगा आपको डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट जिससे हम कैथोड एनोड निर्धारित करेंगे, एक देगा वो आपको रीडिंग। मीटर जो रीडिंग दिखाता है वो दोनों इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल्स का डिफरेंस, यानी कि पूरे सेल का पोटेंशियल ई सेल या ई नोट सेल शो करता है। क्योंकि कंडीशन स्टैंडर्ड है तो यहाँ ई नोट सेल ही आएगा। ई नोट सेल कहाँ से आ गया, वोल्टमीटर की रीडिंग से, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ई नोट सेल क्या होता है, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। अब दोनों में एक पार्ट सी है जिसकी वैल्यू 0 होगी, वो वैल्यू 0 रख के देखेंगे तो हम देखते हैं कि जो मीटर की रीडिंग है वो दूसरे हाफ सेल की रीडिंग है, पर साइन क्या रहेगा वो डिपेंड करेगा कि दूसरा हाफ सेल काम किसका कर रहा है। अगर हमारा इलेक्ट्रोड जो हम जिसको कैलकुलेट करना चाहते हैं वो कैथोड है तो साइन बदलने की ज़रूरत नहीं है, जो मीटर की रीडिंग है वही उसका आंसर हो जाएगा। पर अगर वो एनोड है तो साइन बदल जाता है, वो हमने चेक करके देखा है, दोनों में जिंक के रेफरेंस में बदल गया था ना साइन। तो ये हो गया कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन द स्टैंडर्ड कंडीशंस। पर याद रखना सी को कनेक्ट करके कैलकुलेट करने का ये तरीका स्टैंडर्ड कंडीशंस में ही अलाउड है। नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस में हाफ सेल का पोटेंशियल नस्ट इक्वेशन से कैलकुलेट किया जाता है। ये सब आप जानते हो ना, बातें समझ में आती है। यहाँ हमारा एक प्रोसीजर पूरा हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वाला, ठीक है। हम अगले दिनों में जो पढ़ेंगे वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो लेसन्स में 2-3 क्लासेज और होगी
उसके बाद रिलेशन एंडिंग पे चला जाएगा। पर ये बातें कन्फर्म हो गई क्या आपके दिमाग में? कोई डाउट? चलिए, थैंक यू।